नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 पे चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम लोग 50+ MCQ देखेंगे, साथ ही उनका फैक्ट बेस्ड डिस्क्रिप्शन देखेंगे। आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है कि 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने 2021-22 का बजट पेश किया है। तो इस बजट के जितने भी फैक्ट होंगे उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही जितने भी MCQ बन सकते हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। जो आने वाले यूपी के लोकल लेवल के एग्ज़ाम हैं, यूपी PCS 2021, लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, चकबंदी लेखपाल, दरोगा और कांस्टेबल इत्यादि एग्जाम हो गए, उन सभी एग्जामों के मद्देनज़र ये बजट सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बजट सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के 2021-22 के बजट का आकार 5,50,270 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना ज़्यादा है। ए ऑप्शन में 37,410 करोड़ रुपए, बी ऑप्शन में 38,910 करोड़ रुपए, सी ऑप्शन में 30,510 करोड़ रुपए और डी ऑप्शन में 27,100 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर क्या सही ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 37,410 करोड़ रुपए जो है ज़्यादा है पिछले बजट की तुलना में। तो पिछले बजट की भी बात करते हैं। बजट 2021-22 का आकार 5,50,270 करोड़ रुपए है। इसमें 27,598 करोड़ 40 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। और वहीं बात करें वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश के बजट का आकार जो था 5,12,860 करोड़ रुपए था। तो अभी के अमाउंट से माइनस करें तो जो है 37,410 करोड़ रुपए बचेगा। यही डिफरेंस है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। कोरोना काल में राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत लगभग कितने लाख श्रमिकों को प्रति श्रमिक 1-1 हज़ार रुपये की 2 किस्तें भरण पोषण के लिए प्रदान किए गए। तो दूसरे का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन। 20 लाख श्रमिकों को ये अमाउंट प्रदान किया गया। 1-1 हज़ार रुपये की 2 बार किस्तें प्रदान की गई। इसी दौरान अन्य प्रदेशों से आए अप्रवासी मजदूरों को मनरेगा से जोड़कर सहायता प्रदान की गई। कुल 54 लाख से अधिक व्यक्तियों को भरण पोषण के लिए सहायता प्रदान की गई। इसमें जो है प्रवासी जो श्रमिक थे, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लेकिन अदर स्टेट से आए थे, उनको भी सहायता राशि 1,000 रुपये की प्रदान की गई। इस प्रकार कुल मिला के 54 लाख से अधिक जो श्रमिक थे उनको ये भरण पोषण की सहायता राशि प्रदान की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। कोविड-19 की रोकथाम एवं प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने हेतु टीकाकरण योजना के लिए कितने करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बताना है आपको। तो तीसरे का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है बजट में कोरोना के टीकाकरण के लिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 125 लैब और निजी क्षेत्र में 104 लैब क्रियाशील है। ये भी याद रखिएगा, ये फैक्ट है छोटे छोटे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत काम के हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं कोविड-19 टेस्टिंग क्षमता 0 से बढ़ाकर 2 लाख प्रतिदिन की गई। जब कोरोना आया था देश में, उस समय किसी को भी मालूम नहीं था कि इस महामारी से कैसे निपटा जाए। उस समय टेस्टिंग सुविधा तक नहीं थी, ना ही इंडिया लेवल में ना ही प्रदेश लेवल में। तो हर एक स्टेट ने अपने लेवल पे अच्छी सुविधाएं दी, अच्छा प्रदर्शन किया। इसी कारण से अभी प्रदेश में 2 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग पहुंच गई थी। वहीं कोरोना संक्रमण के मरीजों के लिए 1.50 लाख बेड एवं प्रत्येक जनपदों में ICU बेडों की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। शहरी क्षेत्रों में बेहतर इलाज देने के उद्देश्य से शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों हेतु कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है? तो यहाँ पे चौथे का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। 425 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं जो है शहरी क्षेत्रों में बेहतर इलाज देने के उद्देश्य से। वहीं प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए डायग्नोस्टिक बुनियादी ढांचा सृजित किए जाने हेतु 1,073 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। महिलाओं की चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए बजट में कितने रुपए का प्रस्ताव किया गया है।
तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 320 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। अगला पॉइंट है, प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। नेक्स्ट है, प्रदेशवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना, जो केंद्र की योजना है वो चल रही है, उसके लिए 1300 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। कितने का? 1300 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। और अगला पॉइंट है, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के मकसद से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5395 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की गई है। इस हेतु कितने करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो याद रखिएगा, स्कीम का नाम मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। इसके लिए कितने करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है? तो 5वें का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, 12 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं इस स्कीम के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहले कथन की बात करते हैं, तो किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। कौन सी योजना शुरू की जाएगी? आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की जाएगी 2021-22 के सेशन में, और ये जो है 2022 तक लक्ष्य रखा गया है किसानों की आय को दोगुना करने का। दूसरा पॉइंट कहता है, प्रदेश के ऐसे किसान जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है कि परिवारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए 600 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है। तो किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत प्रत्येक किसानों को दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, और इसके लिए सरकार ने बजट में 600 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की है। तो बहुत ही मुख्य पॉइंट है ये, जो है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूपी पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के किसानों को भी प्राप्त होगा। ये भी कथन सत्य है। ये तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां, वित्तीय बजट 2021-22 में विधानमंडल क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए मंडल क्षेत्र विकास निधि हेतु कितने करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है? मंडल क्षेत्र विकास निधि हेतु कितने करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है? तो यहाँ 7वें का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 2000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं मंडल क्षेत्र विकास निधि के लिए। तो याद रखिएगा, मंडल क्षेत्र विकास निधि, तो बजट में 2000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं विधानमंडल क्षेत्रों के विकास कार्य के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, कोरोना महामारी के लॉकडाउन में विभिन्न प्रदेशों से वापस आए प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस योजना को लॉन्च किया गया है? रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे 8वें का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना को लॉन्च किया गया है। जो कोरोना पीरियड में प्रवासी श्रमिक प्रदेश में वापस लौट के आए थे, उनको रोजगार दिलाने के मकसद से कोरोना महामारी के लॉकडाउन में विभिन्न प्रदेशों से वापस आए प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना शुरू की है। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9वां, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन कह रहा है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी। एक नई योजना शुरू की जा रही है 21-22 के सेशन में, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीसीएस से पूछा जा सकता क्वेश्चन है, जिसके माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध हो सकेगा।
किस लिए शुरू की जा रही है? महिलाओं एवं बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के मकसद से ये योजना शुरू की जा रही है। तो ये कथन सत्य है, पहला ऑप्शन सही है। अगला है, ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि एवं संवर्धन हेतु वित्त वर्ष 2021-22 में महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जाएगी। एक नई योजना 2021-22 के सेशन में महिला सामर्थ्य योजना शुरू की जा रही है। जो ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादक हैं उनको स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि और संवर्धन करने के लिए ये योजना शुरू की जा रही है। इसलिए यहाँ पे ये भी कथन सत्य हो जाएगा। इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु कॉर्पस फंड में कितने करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो जो युवा अधिवक्ता हैं यानी वकील हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जो है कॉर्पस फंड बनाया गया है, उसमें कितनी धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो 10वीं का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में जो युवा अधिवक्ता हैं, जो छोटे लेवल के वकील हैं, तो उनकी जो है सैलरी छोटी लेवल की होती है, तो उनको काफ़ी मतलब कि आर्थिक सामना करना पड़ा। आर्थिक गतिविधियों में वो जो है मतलब प्रॉपर भागीदारी नहीं ले पाए, उनको बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा। उनका अपना रोजी रोटी चलाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा लॉकडाउन के पीरियड में। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए सरकार ने ये प्रस्ताव किया है। युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु 10 करोड़ रुपए के बजट में प्रस्ताव किया गया है। वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण होगा और उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रुपए की धनराशि जो है प्रदान की गई है बजट में। और युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु कॉर्पोरेट फंड में 5 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गई है। ये देखिए 5 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए 2021-22 के बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 12 है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु किस जनपद में नए स्पोर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है? तो ये जो है नया स्पोर्ट विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? जो है कहाँ बनेगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, मेरठ में बनने जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में युवा फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की बजट में जो है प्रस्ताव किया है, जो है इसकी व्यवस्था की है सरकार ने कि 25 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं ग्रामीण स्टेडियम बनाने में और ओपन जिम के निर्माण के लिए। अगला है, प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए युवा खेल विकास और प्रोत्साहन योजना के लिए 8.55 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। युवा खेल विकास और प्रोत्साहन योजना जो है चालू की गई है, उसके लिए 8.55 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए बजट में कितने करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है? अभी हाल ही में हम लोगों ने करंट अफेयर में बताया कि महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना, अभी हाल ही में हम लोगों ने पिछले करंट अफेयर में आपको बताया था कि यूपी सरकार ऐसी सरकार है जिसमें महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की जा रही है महिलाओं को एम्पावर करने के लिए। महिलाओं को एम्पावर करने के लिए महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की जा रही है। उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है कुछ जो है राशि का। तो यहाँ पे बताना है कि कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो 13 का यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, 32 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार राज्य में मिशन शक्ति का संचालन कर रही है। इसी क्रम में महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए बजट में 32 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की है सरकार ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहले कथन की बात कर लेते हैं हम लोग। युवाओं के उत्थान हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में पात्र छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत 21-22 में पात्र छात्रों को टैबलेट उपलब्ध करवाया जाएगा।
तो पहला कथन सत्य है, ये जो है कोचिंग के लिए स्कीम चलाई जा रही है, फ्री कोचिंग के लिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास व भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये भी कथन सत्य है। इस प्रकार सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 15 नंबर, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना का संचालन किया जाएगा। एक नई योजना आ गई है, इसका संचालन अभी शुरू होने वाला है। महिला सामर्थ्य योजना, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं। ये आपके लिए पीसीएस में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा और रिवीजन करिएगा। इस नई योजना के लिए कितने करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है, तो इस नई योजना के लिए कितने करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है बताना है आपको। तो 15 का फटाफट बताइए क्या जवाब होगा। ए ऑप्शन सही है, यहाँ पे 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। और महिला सशक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना भी शुरू की गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना थी, 1 अप्रैल 2019 से शुरू की गई थी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना एवं बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को विकसित करना था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, कन्या सुमंगला योजना के बारे में है। इसके बजट का प्रावधान कुछ खास मिला नहीं है, लेकिन मतलब कि इसके बारे में छोटा सा नोट था कि मतलब कि ये जो है योजना 1 अप्रैल 2019 को शुरू की गई थी, तो एक बार रिवाइज हो गया ये, ठीक है, पुराना है लेकिन मतलब एक रिवाइज हो गया है। किस लिए शुरू की गई थी कि पूछा जा सकता है, क्योंकि बजट में जिक्र किया गया है। इसके रिजल्ट जो है इस स्कीम के बहुत अच्छे आए हैं, इसलिए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने इसका जिक्र किया है बजट सेशन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, एक नई योजना का जिक्र आ गया। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना हेतु बजट में कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? किस लिए की गई है ये योजना? महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना चलाई जा रही है। तो इसका जो है जिक्र किया गया है बजट सेशन में। तो इस योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की बजट की प्रस्तावना की गई है? तो यहाँ पर 16 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं इस बजट में जो है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ग्रामीण भूस्वामियों को स्थायी व निरंतर आय का स्रोत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? ग्रामीण भूस्वामियों को स्थायी व निरंतर आय का स्रोत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जो नई स्कीम शुरू की गई है, उसके लिए कितने सोलर पंप लगाए जाएंगे ये बताना है आपको। तो ये स्कीम है, इसके तहत कितने सोलर पंप लगाए जाएंगे? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 15,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे यूपी में। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किसानों को रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुदान हेतु कितने करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है? किसानों को रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए कितनी धनराशि प्रस्तावित है बजट में? 18 का सही जवाब बताइए। तो 18 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 400 करोड़ रुपए प्रस्ताव पारित किया गया है बजट में। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1% करने के लिए वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन और तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। कितना किया गया है? खाद्यान्न की बात करें तो खाद्यान्न का जो है लक्ष्य है 644 लाख मीट्रिक टन जो है रखा गया है। और तिलहन की बात करें तो तिलहन की है जो है 13 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2021-22 में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। 2020-21 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन था, वहीं रबी उत्पादन का लक्ष्य 417 लाख मीट्रिक टन था और तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था। ये जो है 2020-21 के लिए जो था वो लक्ष्य है और तिलहन के लिए इतना था। कृषि अनुसंधान के लिए सरकार प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर रही है। किसकी स्थापना कर रही है?
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर रही है कृषि अनुसंधान के लिए। और कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार और प्रसार के लिए 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र भी स्थापित करने पे चर्चा की गई है, जो 2021 के सेशन में शुरू हो जाएंगे, जिनमें 17 का संचालन शुरू हो गया है लगभग, लेकिन कुछ का काम अभी पेंडिंग चल रहा है, उसको भी शुरू किया जाएगा, ऐसा बजट सेशन में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने कहा है। अगला पॉइंट है, रबी विपणन वर्ष 2020-21 की अवधि में कोविड-19 महामारी के अंतर्गत देशव्यापी लॉकडाउन से उपजी विषम परिस्थितियों के बाद भी प्रदेश में 5,896 गेहूं क्रय केंद्र स्थापित कर दिए गए, जिसमें 35,76,000 मीट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया सरकार द्वारा। कितना किया गया? 35,76,000 मीट्रिक टन सरकार ने गेहूं खरीदा, जिसके सापेक्ष में किसानों के खाते में 6,885 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया गया प्रदेश सरकार द्वारा। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा डाटा है जो लॉकडाउन के पीरियड में ऐसा सरकार कर पाई है प्रदेश सरकार। और जो है इतना जो है खरीदारी की गई है राज्य सरकार द्वारा। वहीं खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 की बात करें तो मूल समर्थन योजना के अंतर्गत स्थापित 4,453 क्रय केंद्रों के माध्यम से 15 फरवरी 2021 तक 65,50,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई। कितनी की गई? 65,50,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई, जिसके सापेक्ष किसानों के खाते में लगभग 11,145 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया गया प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रदेश में दिनांक 28 फरवरी 2021 तक धान की खरीद अभी होनी है, यानी अभी 28 फरवरी तक जारी रहेगी इस स्कीम के तहत, मूल समर्थन योजना के तहत। इसके बाद जो है नए तरीके से डाटा नया रिलीज होगा, क्या आता है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। करंट अफेयर में आ जाएगा, जो भी नया डाटा आएगा तो उस पर बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के अंतर्गत दिनांक 15 फरवरी 2021 तक 108 मक्का क्रय केंद्रों के माध्यम से 1,06,000 मीट्रिक टन से अधिक मक्के की खरीद की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 197 करोड़ रुपए भुगतान किए गए हैं प्रदेश सरकार द्वारा। तो इसके लिए भी याद रखिएगा, मक्के के लिए पूछा जा सकता है, तो मक्के के लिए ये जवाब होगा। ठीक है, अगला है एक स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो काफ़ी चर्चा का विषय रही लॉकडाउन के पीरियड में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश 2,40,00,000 किसानों को 27,123 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसानों के सीधे बैंक अकाउंट में किया गया, जो बहुत ही बड़ी बात है। और जो है उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार बहुत ही अव्वल रही इस काम में, जो है किसानों को बहुत ही कि उच्च लेवल में दर्जा दिया, जिससे कि उनको बहुत फ़ायदा मिला और तुरंत ही कि डीबीटी के माध्यम से उनको भुगतान किया जाता रहा, ताकि किसानों को परेशानी न हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों की आय को दुगना करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी। एक नई योजना का जिक्र आ गया है, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, जो इसी सेशन में स्टार्ट की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट सेशन में? तो 19 का सही जवाब देना है कि 19 का सही जवाब क्या होगा। तो 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, जो है बजट सेशन में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने ये प्रस्ताव बताया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में मॉडल करियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना प्रस्तावित है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी? तो 20 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। 12 जो है मॉडल करियर सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे लोगों को रोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी सरकार को। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। बजट में किन दो स्थानों पर 175 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की बात कही गई है? तो ये जो है दो मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेंगे? तो अमेठी और बलरामपुर में बनेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अयोध्या स्थित सूर्य कुंड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु बजट में कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है? तो यहाँ पे 22 का सही जवाब क्या होगा? तो 22 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन। 140 करोड़ रुपए जो है सरकार ने प्रस्तावित किए हैं अयोध्या के विकास के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23।
लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु सरकार ने कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो 23 का यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, 50 करोड़ रुपए की प्रस्ताव को पारित किया है सरकार ने बजट सेशन में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है? तो यहाँ पे 24 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, 101 करोड़ रुपए सरकार ने प्रस्तावित किए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्टों की संख्या 4 से बढ़कर अब 7 हो गई है और कुशीनगर हवाई अड्डे को तो पता ही है आपको कि इंटरनेशनल हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 3 कथन दिए हुए हैं, तीनों को देखना है कि कौन से सत्य हैं। सत्य के लिए पूछा है तो सही जवाब देना है इनको पढ़ने के बाद। पहला कथन कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1107 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। बिल्कुल सही है। इसके डेवलपमेंट के लिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के डेवलपमेंट के लिए 1107 करोड़ रुपए का सरकार ने ऐलान किया है। दूसरा है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 860 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है बजट में, ये भी सही है। अगला है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए परियोजना के लिए 1492 करोड़ रुपए का ऐलान किया सरकार ने, ये भी कथन सत्य है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीनों सत्य हैं। पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए और बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 210 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया बजट सेशन में, जो ये एक्सप्रेसवे से अलग जो विकास कार्य चल रहे हैं बुंदेलखंड में और पूर्वांचल क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट व्यवस्था की गई है? तो एक नई स्कीम का भी चर्चा आ गई है। नई नहीं है, खैर पहले से चल रहा है। जो है कारीगर हैं उनके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चल रही है, लेकिन मतलब अभी जो है उसकी बजट में व्यवस्था की गई है कि इतनी राशि इसको सम्मिलित की जाएगी इस योजना के तहत। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का नाम है, ठीक है। तो इसके लिए कितने करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं बजट में? तो 26 का यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 30 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के बारे में जानना है तो एक इसके लिए वीडियो बना है स्कीम का, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। विश्वकर्मा स्कीम के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है कि कब शुरू की गई और किसके लिए की गई और उसकी उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे भी 2 कथन दिए हुए हैं, दोनों को पढ़ के बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन कह रहा है गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 7,200 करोड़ रुपए और निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था की गई है। जैसे भूमि अधिग्रहण हो रहा है और मतलब कि किसानों से ज़मीन ले रही है सरकार, मतलब गंगा एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, उसके तहत 7,200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया सरकार ने। वहीं उसके निर्माण के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के लिए तो 489 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और दूसरा पॉइंट कहता है पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4,094 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से दोनों कथन सत्य हैं और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सत्य हैं, पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे भी 2 कथन आ गए हैं और दोनों कथन को पढ़ के सही जवाब देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, ये वनडे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जैसे लेखपाल का फॉर्म आएगा और जो है आरओ का फॉर्म आने वाला है, तो उसमें ऐसा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन फैक्ट बेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि पहला कथन कह रहा है यमुना एक्सप्रेसवे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जाएगी। पूछा जा सकता है कि बजट में कहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है, तो आप लोग बता सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे में जेवर एयरपोर्ट के समीप। अगला पॉइंट कहता है बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ बनेगा, तो आप बता सकते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में बनेगा। इस तरीके से दोनों ही कथन सत्य हैं, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, पहला दूसरा दोनों सही है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने किस जगह पर 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है? तो बताना है कि कहाँ पे प्रस्तावित है। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, नादरगंज में प्रस्तावित है, जो लखनऊ एयरपोर्ट के समीप पड़ता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित कर पीपीपी मोड में औद्योगिक पार्क आस्थान क्लस्टर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है बजट में? तो 30 का यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन, 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए अटल आवासीय विद्यालय के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो 31 का यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 270 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं बजट 2021-22 में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे भी दो कथन दिए हुए हैं, दोनों कथनों को पढ़ के बताना है कि कौन से कथन सत्य है, कौन से असत्य है। तो सत्य के लिए पूछा गया है, तो सत्य के लिए बताना है। पहला कथन है, प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए डायग्नोस्टिक बुनियादी ढांचा सृजित किए जाने के लिए 1073 करोड़ रुपए का बजट में प्रस्ताव किया गया है। और दूसरा कथन है, शहरी क्षेत्रों में बेहतर इलाज देने के उद्देश्य से शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों के लिए 425 करोड़ रुपए का बजट में प्रस्ताव है। तो दोनों ही कथन सत्य है, पहला दूसरा दोनों सत्य है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला दूसरा दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उस योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी घरों में शुद्ध पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट 2021-22 में? तो ये कब तक जो है प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ये बताना है आपको। तो 33 का यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन, 2024 तक लक्ष्य रखा है सरकार ने, जिसके तहत ये लक्ष्य पूरा कर लेगी प्रदेश सरकार। आमजन को शुद्ध एवं स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने और जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के अंतर्गत आरओ वाटर प्योरीफायर की स्थापना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में 22 करोड़ रुपए की बजटी व्यवस्था की गई है। आगे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की जाएगी, जिसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है लखनऊ में प्रस्तावित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में खोला जाएगा, जिसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो बताना है, मिड डे मील कार्यक्रम के लिए 3,406 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। और दूसरा कथन है, बजट में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,172 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कथन बजट के अनुसार सही हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी कालखंड के उपरांत पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 घोषित की है? तो अभी बजट में घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश बजट में, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश बजट में घोषणा की गई है, तो उत्तर प्रदेश के लिए तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने ये जो है त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 चालू की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के दौरान प्रदेश में क्षतिग्रस्त राजकीय संपत्तियों की क्षति करने वाले दोषियों से कितने रुपए की वसूली क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा की गई? ऐसा वित्त मंत्री ने बजट के दौरान बताया है कि प्रदेश सरकार ने जो दोषी व्यक्ति थे, हिंसा फैलाने वाले, जिन्होंने राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, उनसे जो है क्षतिपूर्ति वसूली की गई। तो कितने जो है रुपया इकट्ठा हुआ सरकार के पास, वो बताया है वित्त मंत्री ने। तो 37 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 23,36,000 रुपये सरकार ने वसूली की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को लगभग कितने रुपए की गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कर दिया है? तो 38 का यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, 1,23,000 करोड़ रुपए जो है डीबीटी के माध्यम से गन्ना किसानों को उनको भुगतान कर दिया गया है। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों और सेतुओं के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की गई है? तो 39 का यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 12,441 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। डी ऑप्शन सही है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की जा रही है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया था। तो जो है अगर पूछे क्वेश्चन कि प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग शुरू की जा रही है, वो किस स्कीम के तहत शुरू की जा रही है? तो स्कीम का नाम बताना है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। इस योजना के प्रति युवा में अत्यधिक उत्साह भी देखा गया है। इस योजना के अंतर्गत पात्रता के आधार पर छात्र एवं छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि वे डिजिटली लर्निंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इस हेतु समुचित धनराशि की व्यवस्था कराई जाएगी। अगला है पॉइंट, गोवंश संरक्षण एवं निराश्रित पशुओं की देखभाल से संबंधित जो है प्रदेश सरकार ने क्या क्या मतलब की स्कीमें चलाई और कितना बजट जो है प्रस्तावित किया है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। गोवंश संरक्षण एवं बेसहारा पशुओं के भरण पोषण के लिए प्रदेश में 5,206 गो आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है। कितना? 5,206 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनमें संरक्षित गोवंश की संख्या 5,58,000 है। यानी इन गौशालाओं में 5,58,000 जो है गोवंश रह रहे हैं। अगला पॉइंट है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की संख्या 4,487 है। ग्रामीण और शहरों में अस्थायी गोवंश जो है आश्रय स्थल है, उनकी संख्या 4,487 है। और प्रदेश के निराश्रित गोवंश हेतु 187 वृहद गो संरक्षण केंद्र तथा गोवंश वन विहार का निर्माण कराया जाना जो है लक्ष्य रखा है 2021 के लिए, जिसके सापेक्ष 118 केंद्रों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऐसा मतलब वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने बजट के दौरान बताया है। और मुख्यमंत्री निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत जो चली आ रही है गोवंश के लिए मुख्यमंत्री निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, उसके अंतर्गत 74,000 से अधिक गोवंश इच्छुक गोपालकों की सुपुर्दगी में दिए गए हैं, जिसके तहत मतलब कि अगर कोई जो है उनको पालता है गायों को तो उनके लिए 30 रुपये की ऐसी कुछ व्यवस्था की गई थी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा से संबंधित कुछ बजट में प्रावधान किया गया है, तो उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है 3 वर्षों में सौभाग्य एवं अन्य योजनाओं में प्रदेश में लगभग 1,24,00,000 नए विद्युत संयोजन निर्गत कर लिए गए हैं, जिसके तहत 75 जनपदों को जो है चिन्हित किया गया था। अगला पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए 1,21,32,000 मजरों का विद्युतीकृत किया जा चुका है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा कितने मजरों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। 1,21,32,000 मजरों को किया जा चुका है तथा कुल 1,38,01,000 विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। ये जो है कनेक्शन की बात हो गई कि यूपी में कितने कनेक्शन दिए गए हैं अभी हाल ही में, तो 1,38,01,000 विद्युत कनेक्शन नए प्रदान किए गए हैं। अगला पॉइंट है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो अभी नई लॉन्च हुई थी, उसके अंतर्गत प्रदेश में कृषि एवं गैर कृषि विद्युत आपूर्ति के लिए माह अक्टूबर 2020 तक 2,053 के लक्ष्य के सापेक्ष 2,049 अर्थात लगभग 100% 11 केवी पोस्टों के पृथकीकरण का कार्य कराया जा चुका है। साथ ही योजना के अंतर्गत 100 सांसद आदर्श ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है, लगभग 100% कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं बात कर रहे हैं वर्तमान में प्रदेश में सभी विधाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 36,937 मेगावाट है। कितनी है? 26,937 मेगावाट है, जो कि 3 वर्ष की पूर्व की क्षमता से लगभग 4,000 मेगावाट अधिक है। और वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुए मांग के अनुरूप भविष्य में प्रदेशवासियों को समुचित विद्युत कनेक्शन
प्रदान करने के लिए 8,262 जो है मेगावाट उत्पादन क्षमता की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया है और 2020-21 से 2023-24 के मध्य ये जो है आरंभ होने की संभावना दर्ज की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। बजट के अनुसार अब तक प्रदेश में लगभग कितने सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है? तो बजट में ये बताया गया है, तो अब तक जो है 3 लाख सोलर स्ट्रीट लाइटों की जो है व्यवस्था की जा चुकी है। ऐसे संयंत्र लगा चुके हैं, 3 लाख जो है लगाए जा चुके हैं संयंत्र। गरीब ग्रामीण परिवारों के घरों पर प्रकाश पंखे एवं मोबाइल चार्जिंग की सुविधा हेतु 1,80,000 सोलर पावर बैंक संयंत्रों की स्थापना कराई जाएगी। ये भी कहा गया है बजट सेशन में 1,80,000 सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना कराई जाएगी। अब करते हैं बात मेट्रो की। तो मेट्रो में क्या क्या कहा गया है मेट्रो के क्षेत्र में? तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए जो अनुमोदित लागत है वो 11,076 करोड़ रुपए है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में परियोजना के लिए 597 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। तो इस बजट में 597 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं और इसकी जो लागत है 11,076 करोड़ रुपए है। और कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन IIT कानपुर से मोती झील पर ट्रायल रन प्रारंभ करने की लक्ष्य तिथि 31 जुलाई 2021 है तथा रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारंभ करने की लक्ष्य तिथि जो है 30 नवंबर 2021 है। ये बताया गया बजट सेशन में। वहीं बात करते हैं दूसरी मेट्रो की, आगरा मेट्रो रेल परियोजना की। तो इसकी जो लागत है 8,380 करोड़ रुपए रखी गई है और जो है बजट सेशन में कितना अनाउंस किया गया है? तो 478 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं बजट में। और आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद पर ट्रायल रन प्रारंभ करने की लक्ष्य तिथि जो रखी गई है वो 31 जुलाई 2021 रखी गई है। वहीं रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारंभ करने की जो लक्ष्य तिथि है तो वो लमसम 30 नवंबर 2021 रखी गई है। ये जो है मेन पॉइंट है, इनको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दुग्ध विकास पशुपालन और मत्स्य के क्षेत्र में क्या जो है सुविधाएं प्रदान की गई और क्या बजट रहा, उस पर भी चर्चा करते हैं। पूरे विश्व में भारत सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है तथा देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत 20 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन 30,518 टन रहा है। 18-19 में कितना रहा है दुग्ध उत्पादन प्रदेश का? 30,518 टन रहा है। वह प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो है 371 ग्राम रही है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो है प्रतिदिन 371 ग्राम रही है। ये भी मेन पॉइंट है, इसको भी मतलब याद कर लीजिएगा, बहुत मेन पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत खुरपका, मुंहपका एवं ब्रुसलोसिस रोग नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। उसके तहत वर्ष 2030 तक प्रदेश के पशुओं को खुरपका और मुंहपका रोग से जो है मुक्ति दिलाई जाएगी। ये लक्ष्य रखा गया है प्रदेश सरकार द्वारा। तो पूछा जा सकता है कि इस रोग से प्रदेश के पशुओं को कब तक निजात मिल सकती है? तो 2030 तक लक्ष्य रखा है सरकार ने। अगला पॉइंट है भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2020 को आयोजित विश्व मात्स्यिकी दिवस 2020 के अवसर पर प्रदेश को बेस्ट इनलैंड स्टेट हेतु प्रथम पुरस्कार दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? बेस्ट इनलैंड स्टेट हेतु प्रथम पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया है? 21 नवंबर 2020 को। उस दिन कौन सा दिन था? विश्व मात्स्यिकी दिवस। वहीं अगला पॉइंट पे बात करें तो 2 लाख मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। मतलब 2 लाख जो मत्स्य पालक हैं उनको निःशुल्क जो है दुर्घटना बीमा मिलेगा, ऐसा प्रस्ताव किया गया है बजट सेशन में। और नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारंभ की जा रही नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कौन सी योजना शुरू की जा रही है? 2021-22 के बजट सेशन में अनाउंस किया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके लिए 243 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। कितने किए गए हैं? 243 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के बारे में। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं 2 पॉइंट में।
तो गन्ने की खेती और चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी हैं और यह राज्य देश का सबसे बड़ा गन्ना और चीनी उत्पादक राज्य है। पहले पायदान पे है उत्तर प्रदेश। तो ये मेन पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, सबसे बड़ा गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य है। और दूसरा पॉइंट है पेराई सत्र 2019-20 में प्रदेश में 26,79,000 हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई। 26,79,000 हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई तथा इस सत्र में संचालित 119 चीनी मिलों द्वारा 1,118 लाख टन गन्ने की पेराई कर 126,37,000 टन चीनी का उत्पादन किया गया अकेले यूपी में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्तमान पेराई सत्र 2020-21 में 119 चीनी मिलें संचालित हैं। इस सत्र में प्रदेश का गन्ना क्षेत्रफल 27,40,000 हेक्टेयर है, जिससे चीनी का उत्पादन लगभग 125 लाख टन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है 2021 के सेशन में। तो 125 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का लक्ष्य रखा है। अगला पॉइंट देखते हैं तो हथकरघा और वस्त्रोद्योग के बारे में बात करते हैं। कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा उद्योग प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 2 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 1,10,000 हथकरघे हैं। तो ये भी मेन पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि प्रदेश में लगभग कितने लाख हथकरघा बुनकर हैं, तो 2 लाख हैं और लगभग कितने लाख हथकरघे हैं, तो 1,10,000 है। प्रदेश में 2,60,000 पावर लूमों पर 5,50,000 पावर लूम बुनकर अपना जीविका उपार्जन करते हैं। अगला पॉइंट है वित्तीय वर्ष 2021-22 में वस्त्रोद्योग के लिए 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है प्रदेश सरकार ने। आगे बात करते हैं तो आगे देखते हैं पर्यटन के क्षेत्र में क्या किया है सरकार ने, बजट में क्या अनाउंस किया है। तो पर्यटन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में लगभग 54 करोड़ पर्यटक आए थे। 2019 में 54 करोड़ आए थे, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या लगभग 53 करोड़ 60 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 47 लाख थी। इसमें कुंभ मेला 2019 में आए 24 करोड़ पर्यटक भी सम्मिलित थे। और बात करें अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, नैमिषारण्य, विंध्याचल, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, श्रावस्ती, कुशीनगर इत्यादि पर्यटक क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उत्तर प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से। तो अयोध्या में इस वर्ष पुनः दीपोत्सव का आयोजन दिनांक 13 नवंबर 2020 को किया गया, जिसमें 6.6 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो पूछा जा सकता है कि कितने दीप जलाए गए थे अयोध्या में। इस बार 6.6 लाख दीप जलाए गए, जो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अगला पॉइंट है अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं वाराणसी में इसी स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं वन एवं पर्यावरण के लिए सरकार ने क्या किया है। तो पहले बात करते हैं पहले पॉइंट में भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.19% क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है। वहीं प्रदेश के वनावरण एवं वृक्षावरण में वर्ष 2017 से 19 तक 127 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला पॉइंट है वर्ष 2023 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% किए जाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। इस हेतु विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं में सड़क, रेलवे, नहरों के किनारे भूमि तथा प्रति भूमि, ऊसर, बीहड़, खादर व अवनत वन भूमि, सामुदायिक भूमि एवं कृषकों की निजी भूमि पर बृहद स्तर पर वृक्षारोपण कराए जाने की योजना पर काम कर रही है प्रदेश सरकार। और वहीं बात करें वर्ष 2020 की, 21 की एवं 22 की, तो वृक्षारोपण का लक्ष्य 25 करोड़, 30 करोड़ और 35 करोड़ निर्धारित किया गया है। मतलब 2020 में 25 करोड़ था, 2021 में 30 करोड़ का, 2022 में 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है सरकार ने। और पौध उगान हेतु 3 वर्ष की कार्य योजना पे कार्य कर रही है सरकार। अगला बात करते हैं वर्षा काल 2020-21 में वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया गया सरकार के द्वारा, जिसके तहत 25.87 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण महाअभियान में 2020 में अलग अलग जगह पौधे लगाए गए और 25.87 करोड़ पौधे लगाकर एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है उत्तर प्रदेश ने, इतने पौधे लगा के संयुक्त रूप से। अगला पॉइंट है प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण
राज्य में बाघों की संख्या वर्ष 2014 117 से बढ़कर वर्ष 2018 में 173 हो गई। आगे बात करते हैं, राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की बजट में प्रस्ताव किया गया है और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन करने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है बजट में। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक, दिव्यांग, अन्य पिछड़े वर्ग और व्यापारी वर्ग के लिए क्या रहा है बजट में। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 829 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं बजट में। वहीं मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए जो है 479 करोड़ रुपए की जो है व्यवस्था की गई है बजट में। ये यहाँ तक ठीक है, अल्पसंख्यक के लिए हो गया। और बात करते हैं दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 10,87,000 दिव्यांगजनों को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए बजट में 720 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अब बात करते हैं पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 1,375 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। वहीं अन्य पिछड़े वर्ग के निधन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी और अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राजकर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए। तो उनके लिए मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। इसके अंतर्गत प्रति लाभार्थी देय धनराशि हमारी ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो 5 लाख रुपए से जो है 10 लाख रुपए अब ये राशि कर दी गई है, यानी दुर्घटना होने पे 10 लाख रुपए मिलेंगे प्रत्येक व्यापारी को अगर उनका दुर्घटना हो जाता। अगला पॉइंट है जो है प्रदेश सरकार अब तक 356 लाभार्थियों को व्यापारी दुर्घटना बीमा का लाभ दे चुकी है, ऐसा मतलब कि विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने बताया है। नेक्स्ट न्याय की बात करते हैं तो जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है, मतलब एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी इलाहाबाद में। और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के लिए नए भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है और इलाहाबाद पीठ के भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए भी प्रस्तावित किए गए हैं। अब बात करते हैं परिवहन क्षेत्र की। तो प्रदेश के 38,000 से अधिक असेवित गाँव में वर्ष 2017-18 एवं 18-19 में 19,500 असेवित गाँवों को परिवहन सुविधा से जोड़ा गया है। वहीं 2019-20 में मार्च 2020 तक 6,556 गाँवों को परिवहन सुविधा से जोड़ने का प्रयास किया गया है सरकार द्वारा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज की। तो पड़ोसी देश नेपाल हेतु दिल्ली से महेंद्रनगर, पोखरा व नेपालगंज, अयोध्या से जनकपुरी और वह लखनऊ रुपैडिया नेपालगंज के लिए अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा का संचालन भी प्रारंभ किया गया है, ऐसा विधानसभा में बताया गया है। और निर्भया योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए 50 वातानुकूलित पिंक सेवाएं संचालित की गई हैं, जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु सभी बसों में CCTV कैमरा और पैनिक बटन लगाए गए हैं। अगला बात करते हैं राजकोषीय सेवाओं के बारे में। तो सरकार के पास क्या आया, क्या जाएगा, क्या एक्सपेंसेस होंगे, इन सब पे बात करते हैं। तो राजवस्तु एवं सेवा कर तथा मूल संवर्धित कर जो है, राजवस्तु एवं सेवा कर तथा मूल संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,04,385 करोड़ रुपए सरकार ने निर्धारित किया है 2021-22 बजट में। कितना? 1,04,385 करोड़ रुपए लक्ष्य रखा है सरकार ने। अब बात करते हैं आबकारी शुल्क की। तो आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह जो है कितना होने का लक्ष्य रखा है? तो 41,500 करोड़ रुपए सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि जो है 21-22 में वो हासिल करेगी सरकार। लेकिन क्या होता है वो तो समय बताएगा, आगे समय बताएगा। और स्टाम्प एवं पंजीकरण से सरकार को कितना जो है रेवेन्यू होगा, क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 25,500 करोड़ रुपए सरकार ने निर्धारित किया है कि वो स्टाम्प और पंजीकरण से इतना कमा लेगी। अगला बात करते हैं वाहन कर से सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है कि वो 2021-22 के सेशन में कमाएगी सरकार। तो 9,350 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। तो सरकार इतना कमाने का लक्ष्य निर्धारित किया है कि इतना 2021-22 के सेशन में कमाएगी। अब प्राप्तियां, कुल प्राप्तियों की बात करें तो 5,06,181 करोड़ 84 लाख रुपए जो है अनुमानित है सरकार के पास कि इतना वो कमा लेगी 2021-22 के सेशन में। आगे बात करते हैं तो कुल प्राप्तियों में 4,18,340 करोड़ कुल प्राप्तियों में 4,18,340 करोड़ 44 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 87,841 करोड़ 40 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। कितनी प्राप्त होगा
सरकार को। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 3,05,740 करोड़ 30 लाख रुपए का अनुमानित है और इसमें स्वयं का जो कर राजस्व है वो 1,86,345 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों से राज्य का जो अंश रहने वाला है, जो केंद्रीय कर वगैरह लगते हैं उसमें जो राज्य का हिस्सा है वो 1,19,395 करोड़ 30 लाख रुपए जो है रहने वाला है, ऐसा कुछ। ठीक है, और सरकार व्यय कितना करने वाली है उस पर भी चर्चा करते हैं। तो कुल व्यय जो है 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए अनुमानित है सरकार ने कि इतना वो खर्च कर देगी। और कुल व्यय में बात करें तो कितने टुकड़े होंगे और किस किस फील्ड से होंगे। कुल व्यय में 3,95,130 करोड़ 35 लाख जो है राजस्व लेखों का व्यय है तथा 1,55,140 करोड़ 43 लाख रुपए जो है पूंजी लेखों का व्यय सम्मिलित है। अब बात करते हैं समेकित निधि की। तो समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात लगभग 44,088 करोड़ 94 लाख रुपए का घाटा अनुमानित है कि सरकार को इतना घाटा हो जाएगा। बात करते हैं लोक लेखा की। तो लोक लेखा से 5,500 करोड़ रुपए जो है शुद्ध प्राप्तियां जो है सरकार अनुमानित करके चल रही है कि उसे ये प्राप्त हो गई। आगे बात करते हैं समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम क्या होने वाला है, यानी बैलेंस शीट क्या निकलने वाला है। तो समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम जो है 37,988 करोड़ 94 लाख रुपए जो है ऋणात्मक रहने वाला है, यानी माइनस में रहने वाला है। और अंतिम शेष का बात करते हैं तो प्रारंभिक शेष जो है 14,033 करोड़ 12 लाख रुपए रहने वाला है और अंतिम शेष जो है 23,955 करोड़ 82 लाख रुपए जो है ऋणात्मक रहने वाला, माइनस में चलने वाला है। राजस्व बजट की बात करें तो राजस्व बजट जो है 23,210 करोड़ 9 लाख रुपए अनुमानित है सरकार के पास। और राजकोषीय घाटा की बात करें तो राजकोषीय घाटा जो है 90,729 करोड़ 80 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 4.17% है। और राज्य की ऋणात्मकता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 28.1% अनुमानित है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश का 2021-22 का बजट सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। हैव अ नाइस डे। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।